न्यूज़ 24x7 इंटरटेनमेंट के अपने दर्शकों का मैं गौहर हयात स्वागत करता हूं अपने इस विशेष कार्यक्रम अच्छे दिनों की तलाश में। अच्छे दिनों की तलाश का हमारा कारवां आज पहुंचा है गौतम बुद्ध नगर स्थित विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस में। विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक डॉक्टर राजेश पाठक हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। राजेश, नमस्कार। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी की इस कार्यकाल को आप कैसे आकलन करते हैं? अगर कार्यकाल आज़ादी की सारी सरकारों के साथ अवलोकन करना चाहते हैं इसका 5 साल का, तो मैं कहूँगा कि 100 में 70 नंबर। 100 में 70। हाँ, ऐसा नहीं कि और सरकारों ने 80 नंबर नहीं लाए होंगे, लेकिन 100 में 70 नंबर है। रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 में 100 नंबर जैसे कि सरकार दावा कर रही है नहीं दिया जा सकता। बहुत सी कमियाँ रहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्होंने वो पटरी पे लाए हैं। विदेश मंत्रालय को अगर मैं कह रहा हूँ, और जो कि आपसे आप डिस्कशन मेरे कैंपस में है, तो एजुकेशन से आपने कहा था कि एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड पे आप परिचर्चा करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँ एजुकेशन का अगर हम देखें, तकनीकी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में अभी बहुत सा काम किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी भी ये अनौपचारिक शिक्षा के मात्र बन के रह गया है। प्राथमिक शिक्षा में या तो गवर्नमेंट को कंट्रोल छोड़ देना चाहिए, टोटली प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, या गवर्नमेंट को तकनीकी प्राथमिक शिक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यदि हम भारत के भविष्य की बात करते हैं ना, तो पहली नींव प्राथमिक शिक्षा है। यदि आपकी प्राथमिक शिक्षा सिस्टमेटिक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को अभी भी प्राथमिक शिक्षा में खाना बांटने, कपड़े देने की जगह पे उसके इंफ्रा और सिस्टमेटिक अप्रोच, टीचिंग मेथोलॉजी की सुधार की बात करनी चाहिए कि कैसे टीचर को सुधार किया जाए। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में जो अध्यापक के नौकरी इसलिए पाना चाहता है कि पार्ट टाइम में वो अपने ठेकेदारी का काम, बिजनेस का काम, दुकान चला सके और टाइम से सैलरी पा सके। मुझे लगता है कि इस सिस्टम को हमें खत्म करना होगा। यदि गवर्नमेंट को लगता है कि वहां तक मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पीपीपी पार्टनरशिप में प्राथमिक एजुकेशन को चलाएं। प्राथमिक एजुकेशन से लेकर के माध्यमिक एजुकेशन, 12th एजुकेशन फ्री कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी भी इस फील्ड में गवर्नमेंट को काम किया जाना बाकी है। यदि हम केवल मोदी के कार्यकाल को देखें, तो मुझे लगा कि मोदी बहुत से फील्ड पे उन्होंने काम किया, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में अभी मैं उनको 50 में 50, 100 में 50 नंबर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो शुरुआती एमएचआरडी मिनिस्टर थे, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था एजुकेशन को लेकर उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं था, समस्याओं को लेकर के नहीं था, जो बाद में उन्होंने कुछ कदम उठाए। पीछे की सरकारों ने इतनी गलतियां किया, उसको सुधारा जा सकता था। सरकार बदलती है तो पॉलिसी आप बदलने की बात करते हैं, तो मैं पिछले सरकार के एजुकेशन पॉलिसी से सहमत नहीं हूं, तो उसको करेक्ट करने का टाइम आपके पास था, जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। माध्यमिक एजुकेशन, अगर मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ पे माध्यमिक एजुकेशन 10th और 12th का ऐसी स्थिति हो गई थी कि रिजल्ट्स को, जो कि अगर मैं जिस समय पास हुआ था, एक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी स्टेट इसमें, राजनाथ शिक्षा, उस समय 17% रिजल्ट था 12th का। और आज के डेट में जब पिछली 2 सरकारों में, अगर बीजेपी से पीछे की सरकारों को देखूं, तो 94-95% 12th का रिजल्ट ले जाया गया। आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ लेंगे, क्या बच्चे पढ़ने में अच्छे हो गए? नहीं, हमने मूल्यांकन पद्धति, एग्जामिनेशन सिस्टम को क्रश कर दिया। इस पे काम किया जाना बाकी है। पिछले साल मैंने देखा योगी जी ने उस पर लगे, योगी जी ने काम किया, लेकिन अभी भी उसमें काम किया जाना बाकी है। सेटिस्फैक्ट्री लेवल आया, लेकिन अभी भी उसमें, अब मैंने क्या किया, 50 में 100 में 50 मार्क्स देने वाली बात कह रहा हूँ। तकनीकी शिक्षा जो मेरा विषय है और जिसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, तकनीकी शिक्षा में लोगों की जागरूकता बढ़ी, लेकिन आप पिछले 5 सालों में आप देख रहे होंगे कि युवाओं का तकनीकी शिक्षा से रुझान कम हो रहा है। वो बीटेक में एडमिशन के बजाय बीएससी या बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं। रीजन इसका क्या था कि हमने तकनीकी शिक्षा में जितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज ओपन किए, उसके हिसाब से जॉब क्रिएशन की जितनी बात होनी चाहिए थी, कि हम नहीं फोकस किए। रेगुलेशन अथॉरिटीज की कमियां थी। रेगुलेशन अथॉरिटी की अगर हम बात करें, तो जो रेगुलेशन अथॉरिटीज को सीट देने के लिए कंट्रोलिंग कैपेसिटी की बात करनी चाहिए, उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया। एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बीटेक के 2000 सीट भी चला सकती है।
रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो बात आप कर रहे हैं, तो उस दिशा में तो मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था। हेफा जैसी संस्था की परिकल्पना की थी, जहां तमाम रेगुलेटरी जो अलग अलग बॉडीज हैं उनको कंबाइन करके एक हायर एजुकेशन। एकदम आपने एकदम सही पॉइंट किया, बहुत अच्छा वो था पॉइंट, और वो अभी धरातल पे आना बाकी है। अगर देखा जाए तो उसका विरोध भी हुआ, आपको बता दें यूजीसी जैसी अथॉरिटी, एआईसीटी, यूजीसी, अलग अलग स्टेट एजुकेशन बोर्ड जैसे अथॉरिटी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एजुकेशन सिस्टम, इसको यूनिफाइड किया जाना जरूरी है। सवाल आता है कि एक देश में एक शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, एक 100% होनी चाहिए। हाँ, उसमें व्यवस्था में चेंजेस क्या करना चाहिए कि स्टेट वाइज लैंग्वेज, भाषा और उनको वरीयता देना चाहिए। यदि तमिलनाडु है तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज पे, लोकल साहित्य पे फोकस किया जाना चाहिए। ये चेंजेस की कैपेसिटी होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। ये नहीं होना चाहिए कि हर स्टेट अपनी ढपली अपने राग वाले एजुकेशन सिस्टम को चलाए। यदि आप देश का विकास करना चाहिए तो आतंकवादियों से ज़्यादा आप एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। हम केवल आतंकवादियों को मार करके देश सुरक्षित नहीं रह सकते। जो इंटरनल आतंकवादी हैं, जो कि सिस्टम को क्रैश करे, उस पर काम किया जाना बाकी है। अभी भी मैं तो बेसिकली क्या है, जब हम परिचर्चा करते हैं तो अभी जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, एंटी गवर्नमेंट या प्रो गवर्नमेंट दो ही लोग बात करते हैं, समालोचना कोई नहीं करता। अगर कोई भी गवर्नमेंट जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है तो हमारी सरकार है। यू कांट एब्यूज गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी ही चुनी गवर्नमेंट को हम गाली क्यों दे सकते। हमें तो सजेशन देना चाहिए, हमें आगे आकर के इस बात के कि ये सिस्टम का सोल्यूशन ये है, इस पे काम किया जाना चाहिए। विरोध और प्रदर्शनों का जो आयोजन होता है उसको भी तो ये सरकार सहज रूप से नहीं लेती। नहीं, अभी देखिए बेसिकली क्या है, अगर हम विरोध की बात करें, जैसे एक विरोध होता है कि किसी भी चीज को लेकर के, जैसे आज के डेट में किसान आंदोलन सिगुफा बन के रह गया है। कोई एक भी किसान नेता की बात कर लीजिए जो वाकई किसानों के हित की बात करता हो। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से हूं और मैं जानता हूं कि किसानों के लिए क्या किया जाना चाहिए। पिछले 70 साल की गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने किसानों के लिए काम नहीं किया। मैं पॉइंट लेना चाहूंगा कि भारत की इकोनॉमी 74% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, एग्री, लेकिन 26% जो सेक्टर जिस पर हम डिपेंडेंट है उस पर 99% हम जितने संसाधन का यूज कर रहे हैं उसी पे फोकस करें। हम लोग उस इंडस्ट्री पे बात ही नहीं कर रहे। आज भी भारत की कृषि व्यवस्था इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुई, औद्योगिकरण नहीं किया गया। कोई भी किसान जिसके पास 200 बीघे जमीन है वो आज भी अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। इसके पीछे वजह क्या है? अगर वही 210 बीघे जमीन वाला किसान को यदि हम ऐसा सिस्टम दे कि आप 10 बीघे जमीन से करोड़ों रुपया बना सकते हैं, तो अपने बच्चे को कहेगा किसान बनिए। इसके लिए मोदी जी ने बहुत एक अच्छा काम किया, जिसका मैं सराहना करता हूं। स्किल इंडस्ट्री पे बात करते हैं, कौशल विकास योजनाओं पे बात किया। और कौशल विकास योजना की खासियत यह है कि उन्होंने करप्शन को मिनिमाइज किया मॉनिटरिंग सिस्टम से। आज की डेट में जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आप डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसके बेस पे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी किया कि इस पे लूटपाट नहीं किया जा सकता। लेकिन एग्रीकल्चर स्किल यूनिवर्सिटी मेरी परिकल्पना है कि क्यों ना हम कृषि के लिए इंडस्ट्री का अलग किया जाए। जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है उसे एग्रीकल्चर इंजीनियर क्यों नहीं बनाया जाता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात हम क्यों नहीं करते? अगर हम खेती करते, चार फसल ऐसे होंगे जो कि सुना होगा कि पूरे देश में कभी आलू रोड पे सड़ता हुआ मिलता है, कभी टमाटर, गन्ना, और चौथी चीज होगी आपके प्याज सड़ते हुए, सुसाइड करते हुए। इसके किसान बहुतायत उपज करते हैं, रिकॉर्ड उपज होता है। जिस बार रिकॉर्ड उपज होता है किसान रोने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि अभी भी हमारी किसानी असंगठित क्षेत्र है। संगठित हमने उसको क्षेत्र नहीं बनाया। हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि टमाटर की इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड में कभी कम नहीं हुई। हमने क्यों नहीं उसको टमाटर उपज से लेके उसको प्रोडक्ट फार्मिंग तक किसान को हम ट्रेंड करते हैं कि अपने खेत में वो चीजें वो कन्वर्ट करके मार्केट में दे दे, कभी खराब नहीं होगा, 10 साल तक ले आके रख दे, वो सेल कर दे। जैसे गुड़ बनाने का काम किसान करता है गन्ने से, तो गुड़ कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, चीनी का रिक्वायर्ड है। तो किसान को हम क्यों नहीं छोटी छोटी टेक्नोलॉजी देते हैं जिससे कन्वर्जन करके, जो गन्ना बना करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में पहुंचाए, बिचौलियों का रास्ता खत्म हो जाए।